iFast लाया है 75th इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैट 50% ऑफ ऑन एनी कोर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ करना है इंडिया, और ये ऑफर आपका अवेलेबल है 15 अगस्त तक, आज से 12 PM तक। रजिस्टर आज ही करिए और अवेल कीजिए किसी भी कोर्स पे 15% ऑफ। ऑफर वैलिड है 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के मिडनाइट तक। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप कोर्स लेते हैं 24 मंथ का, करंट प्राइस है 19,000 का है, और ये कोड इंडिया आप लगाने के बाद 50% ऑफ हो जाएगा। ये 9,000 का कोर्स हो जाएगा। ऐसे 13,000 वाला कोर्स 6,000 का, 12,000 वाला कोर्स 5,000 का, 11,000 वाला कोर्स 5,502 का, 6,000 वाला कोर्स आपको 3,000 रुपये में मिल रहा है IFS के। ये जो आपका 50% का इस पर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का डिस्काउंट उस पर। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100% फीस आपका बैक मिलता है। और iFast नोन है इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर CSIR, UGC, GATE एंड IIT जैम। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, आप पढ़ना चाहते हैं तो www.ifasonline.com पे जा सकते हैं, या 9172266888 पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक है इन सब का, कहाँ पे आपको जाना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो आज ही अगर 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो iFast के किसी भी कोर्स पे इंडिया कोड लगाना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेम। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो MSc प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन पेपर है 2021 का, वो सॉल्व करा रहे हैं। और 2 पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक के सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। सिस्ट आर कॉमनली सीन इन सिस्ट, इनमें से किस बैक्टीरिया में बनता है? 4 बैक्टीरिया हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर स्यूडोमोनाडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इनके मेंबर्स का करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये सिस्ट फॉर्म करते हैं, और ये सिस्ट जो होता है ये डिसिकेशन को रेसिस्ट करते हैं। ओके, तो एजिटोबैक्टर जो है इस फैमिली का मेंबर है, और भी जो सारे फैमिली के इनमें मेंबर है वो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो सिस्ट फॉर्म कर सके। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। आपको पता है, चाहे आप ब्रायोफाइटा पढ़ें, टेरिडोफाइटा पढ़ें, जिम्नोस्पर्म पढ़ें, एंजियोस्पर्म पढ़ें, आपकी अंडरस्टैंडिंग तब अच्छी मानी जाती है जब आप उसमें होने वाले प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट कर सके, कब किसके बाद क्या आता है। ठीक, तो वही आपको नॉलेज चेक करने के लिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है उसके कुछ इवेंट दिए गए हैं, जो कि फ्लावरिंग प्लांट या जिसे आप एंजियोस्पर्म बोलते हैं उस पर बेस्ड है। तो 4 हैं, तो कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या सीक्वेंस करेक्ट है, आपको ये बताना था। ठीक, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है बी वाला। ठीक, कैसे? देखिए, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MMC बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नेचर का होता है, उसमें ही मियोसिस होता है। तो सेकेंड पार्ट आप क्या आ गया, मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। ठीक, और ये आपको किस में मिलता है, आप देख रहे हैं केवल बी वाले ऑप्शन में ही। जो डिप्लॉयड सेल है उसमें मियोसिस हुआ, उसके बाद 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। अब इसी 4 मेगास्पोर में 3 जो मेगास्पोर होंगे वो डीजनरेट होंगे, और डीजनरेट कैसे होंगे, प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जिसे हम PCD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देन MMC में मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 में प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर होगा। ओके, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसी में गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस के बाद जो हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है उसी को हम एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और ये फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्ड या 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक, और इसे में आपके गैमीट्स भी बनते हैं। गैमीट्स क्या होता है, अगर जैसे फीमेल गैमेटोफाइट का गैमीट क्या होगा, ओवा होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस आपका बी वाला है, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 25 पे। द CO2 कंपनसेशन पॉइंट फॉर C3 प्लांट इज ग्रेटर दैन C4 प्लांट बिकॉज इन C3 प्लांट। कह रहा है CO2 कंपनसेशन पॉइंट आपको पता होगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्लांट जो होता है अपने सराउंडिंग से CO2 एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि जो उसके रिस्पिरेशन में CO2 निकलता है उसी CO2 को वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेता है। और इसी पॉइंट को हम, जहाँ पे प्लांट जितना अमाउंट में रेस्पिरेशन में CO2 निकालता है उसी को वो ले लेता है फोटोसिंथेसिस में यूज़ करने के लिए, उस पॉइंट को CO2 का कंपनसेशन पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है वो C3 प्लांट में ज़्यादा होता है C4 प्लांट से। और ऐसा क्यों होता है, C3 प्लांट में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे CO2 कंपनसेशन पॉइंट ज़्यादा होता है? अब यहाँ पे सबसे बेस्ट नोन चीज़ है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं डार्क रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन से। तो फोटो रेस्पिरेशन की वजह से C3 प्लांट में जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन आपको पता है वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसको ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं, जहाँ पे CO2
निकल भी जाता है, ठीक है, वेस्ट के तौर पे, तो इसलिए इनको ज़्यादा CO2 चाहिए होता है। तो क्योंकि वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, यही रीज़न है कि CO2 कंपोजिशन पॉइंट सीजरी प्लांट में ज़्यादा होता है। पार्ट बी पे हम आते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, जो कि ये 25 क्वेश्चन का मार्क जो है उस समय जोड़े जाते हैं। केवल बी वाले में जितने क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में, उसी के बेसिस पे मेरिट बनता है। पार्ट ए का तब यूज किया जाता है जब किसी दो स्टूडेंट का टाई हो जाता है मार्क्स। तो पार्ट बी के क्वेश्चन देखते हैं। 26 से स्टार्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। मेटाफेज फर्स्ट जो होता है मियोसिस का, मियोसिस में क्योंकि 2 बार मियोसिस के होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, इनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, फिर सेकंड वाले पार्ट में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, इनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, ये चीज़ें होती हैं। तो मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस के मेटाफेज फर्स्ट में कौन सा इवेंट होता है, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। पोलर क्रॉसिंग ओवर होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है क्रोमोसोम का, होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लाइप अपॉन द मेटाफेज प्लेट, और इंडिविजुअल क्रोमोसोम लाइप अपॉन द मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर तो नहीं होता, ये प्रोफेज फर्स्ट में होता है। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका इनाफेज सेकेंड में, ठीक। और होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लाइंस अप ऑन द मेटाफेज प्लेट, यही आपका करेक्ट है। मेटाफेज फर्स्ट में जो होमोलॉगस पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, वो मेटाफेज प्लेट में लाइंड अप हो जाते हैं। चौथा जैसे है इंडिविजुअल क्रोमोसोम लाइनअप, तो इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम लाइनअप होते हैं वो मेटाफेज सेकेंड में, ठीक। तो फर्स्ट में होमोलॉगस पेयर्स अलाइंड होंगे और सेकेंड में, मेटाफेज सेकेंड में इंडिविजुअल क्रोमोसोम लाइनअप होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कह रहा है एक फाइटोकेमिकल है अउआबेन, जो पोटेंशियल इमिटर इनमें से किसका है, ठीक है। तो जैसे सोडियम चैनल H+ पंप, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो अउआबेन है ये डिजिटैलिक लाइक कंपाउंड है जो कि इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द फर्स्ट एल्कलॉइड टू बी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम प्लांट इज। कह रहा है प्लांट से सबसे पहला जो एल्कलॉइड आइसोलेट किया गया था और कैरेक्टराइज किया गया था वो कौन सा है, कैफीन, मॉर्फिन, क्यूनिन, कोकेन। तो प्लांट में आपने मॉर्फिन पढ़ा होगा। मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है जो कि किस प्लांट से निकलता है, ओपियम पॉपी से, जिसको साइंटिफिक नेम पेपरस सोमनिफेरम है। ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। काइनेज रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द। काइनेज रिएक्शन किस में इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे कई सारे टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो एक काइनेज रिएक्शंस होते हैं। काइनेज में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे काइनेजेस जो एंजाइम होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये कैटेलाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम हाई एनर्जी फॉस्फेट डोनेटिंग मॉलिक्यूल टू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि एडिशन या तो रिमूवल करते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स को, एक जगह से ये रिमूव करेंगे और दूसरी जगह ये ट्रांसफर कर देते हैं। काइनेजेस जो एंजाइम होते हैं उनका यही फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नॉट फर्स्ट है, ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जैसे कि GCGG, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। नॉट फर्स्ट जो एंडोन्यूक्लिएज है ये 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रिस्ट्रिक्शन जो सीक्वेंस है वो रिकॉग्नाइज करता है। अब पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो नॉट फर्स्ट है ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस जीनोम में, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कितने पे जाकर ये कट करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है कि इट शुड कट वंस एवरी 65,536 बेस पेयर इन द जीनोम। अब ऐसा क्यों इसका आंसर आया, अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी डीएनए सीक्वेंस को कट करने का किसी रैंडम सीक्वेंस पे फॉर अ गिवन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उनका क्या होता है, उनका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया गया है और वो कितने बेस पेयर या आप कह लीजिए कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का वो रिकग्नाइज करता है, 4, 5, 6, 7 या 8, जैसे इस केस में 8 है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। दैट नंबर विल बी n। और क्योंकि हमारे पास 4 बेसिस हैं GATC, तो 4 का पावर वो कर दीजिएगा। जैसे ये जो आपका नॉट फर्स्ट है ये 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए n के जगह पे हम मतलब 4 टू पावर 8 करेंगे। जब आप 4 टू पावर 8 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 65,536। दैट मीन्स ये हमारे जीनोम में
हर 65,536वें बेस पे ये इसको सीक्वेंस मिलेगा। वैसे ही अगर जैसे आप देखेंगे इकोआर फर्स्ट और हिन थर्ड जो रिकग्निशन है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये 6 बेस का रिकग्निशन साइट है, तो 4 टू पावर 6 करेंगे, मतलब ये इकोआर फर्स्ट और हिन थर्ड 4096 बेसिस एवरी 4096 बेसिस पे जाके कट करेंगे। ऐसा ही हेन सेकेंड जो एक है ये 5 बेस रिकग्निशन इसका साइट है, तो 4 की पावर 5 करेंगे तो उसका क्या आएगा हमारा रिजल्ट 1024 बेसिस पे कट करेगा। एच पी ए सेकेंड है, ये 4 बेस इसका रिकग्निशन साइट है, तो 4 की पावर 4, तो 256 हर बेसिस पे ये कट करेगा। तो ये इसका फार्मूला है, आप याद रखिएगा, ठीक। 4 टू पावर एन, एन इज द नंबर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दैट योर restriction into nuclease is recognizing। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन एंजियोस्पर्म। फिर से आ गया फ्लावरिंग प्लांट के कैरेक्टर पे कि एंजियोस्पर्म के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है। दे हैव अ डोमिनेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन ज़्यादा बड़ा होता है। बी डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स, मतलब ये ए वाला ऑप्शन जो है गलत ही है एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग। डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स, हाँ जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, लिग्निफाइड वैस्कुलर सिस्टम में मिलता है। डी इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट स्टेजेस होते हैं एंजियोस्पर्म में। तो देखिए इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन ये आपको कहाँ पे मिलेगा, टेरिडोफाइट में मिलेगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफिटिक स्टेजेस होते हैं वो स्पोरोफिटिक स्टेजेस पे डिपेंडेंट रहते हैं, इस वजह से ए और डी दोनों के दोनों ऑप्शन एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, व्हाट प्रोटेक्ट्स द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, सीरीज ऑफ एडेनिन बेसेस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसमें से जो सीरीज ऑफ एडेनिन बेसेस हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो प्री मैसेंजर आरएनए रहता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है, पहले प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, बाद में उसमें चेंजेस करके मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। और इस मैच्योर मैसेंजर आरएनए को बनाने में एक तरफ कैपिंग होती है और एक तरफ पॉली ए टेल का एडिशन होता है। इसी को यहाँ पर रिफर किया जा रहा है सीरीज ऑफ एडेनिन बेसिस पॉली ए टेल के बारे में। और यही मॉडिफिकेशन प्री मैसेंजर आरएनए को डिग्रेडेशन से बचाता है और उसका साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट भी कराता है। तो इस वजह से सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, द लैटरल रूट्स जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम। लैटरल रूट्स कहाँ पे निकलते हैं, ये बहुत बेसिक सवाल है, हर जगह लगभग ये पूछा जाता है। और इसका करेक्ट आंसर आप ये भी देते हैं कि कहाँ से निकलता है, पेरीसाइकिल से निकलता है। तो अगर आपको पेरीसाइकिल पता हो तो ये ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते थे कि फ्रॉम पेरीसाइकिल सेल। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए ये है कि दिया है पेरीसाइकिल सेल लाइंग अगेंस्ट प्रोटोजाइलम, तो ये करेक्ट है। जो लेटरल रूट्स निकलते हैं, पहले बात तो ये भी कई कई जगह पूछा जाता है एक्सोजीनस या एंडोजीनस, तो एंडोजीनस इन ओरिजिन होता है फ्रॉम द डीपर लेयर और ये पेरीसाइकिल सेल से निकलते हैं। और यूजली जहाँ पे प्रोटोजाइलम ग्रुप होते हैं उनके अपोजिट में से ही ये निकलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, एंट्री ऑफ इन्वेलप्ड वायरसेस इनटू इट्स होस्ट सेल इज मीडिएटेड बाय। कह रहा जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस वैसे होते हैं, कुछ पे एक इन्वेलप पाया जाता है, जैसे लिपिड बाइलेयर पाया जाता है, वैसे कह रहा है इनका जो एंट्री होती है होस्ट सेल में वो किससे मीडिएटेड होती है। ओनली एंडोसाइटोसिस, बोथ एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, बोथ एंडोसाइटोसिस एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन। तो यही जो आपका सी वाला है कि जो ये इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, या तो अगर ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उनका एंडोसाइटोसिस होता है, या तो मेम्ब्रेन फ्यूजन से ये होस्ट सेल के अंदर इनकी एंट्री हो जाती है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस नॉट रिपोर्टेड टू स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट से इसमें से कौन सा वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो सार्स, निपाह, इबोला, इन सब का ट्रांसमिशन फ्रूट बैट से होता है, लेकिन जो HIV वायरस होता है ये जो है, जो मोस्ट पीपल में इसका ट्रांसमिशन है, ये एनल या वेजाइनल सेक्स से, सेवरिंग नीडल, सिरिंजेस और अदर ड्रग इंजेक्शन इक्विपमेंट से ये फैलता है, फ्रूट बैट से नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, दिया है आपका एक सीक्वेंस का एनालिसिस किया गया जो कि डबल स्टैंडर्ड DNA है। रिजल्ट में शो क्या हुआ कि उनको पता चला कि जो गुआनिन का परसेंटेज है वो 30% है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर हम A और T का हमें अमाउंट बताना हो पुट टुगेदर, मतलब दोनों जोड़ के, तो वो कितना परसेंटेज रहेगा। आंसर इसका करेक्ट है 40%।
वो क्यों? क्योंकि चारगाफ का रूल अगर आपको याद होगा, चारगाफ का रूल ये कहता है कि a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, क्योंकि हमेशा a t से बाइंड करता है और g c से बाइंड करता है। तो अगर आप a और g का नंबर को जोड़ लें तो आपको t और c का नंबर पता चल जाता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे g का दिया है कि 30% है उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो क्योंकि g c से बाइंड करता है, दैट मीन्स c का भी परसेंटेज कितना है? 30%। तो जी सी को मिलाकर 60% हो गया। अब बचा 40%, तो 40% में क्या होगा? ए और टी दोनों को मिला के होगा, जिसमें ए 20% होगा, टी 20% होगा। पर यहाँ पे क्योंकि क्यूमुलेटिव अमाउंट पूछा है ए टी का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 40। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ चारों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग रेड ग्रीन कलर जो ब्लाइंडनेस होता है, वो कह रहा है एक्स लिंक रेसेसिव एलील से होता है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 सिचुएशन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, ये आप जब पीडिग्री एनालिसिस करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ डोमिनेंट ऑटोजोमल डिजीज़ होते हैं, कुछ रेसेसिव ऑटोजोमल डिजीज़ होते हैं, कुछ सेक्स लिंक डिजीज़ होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं, और कुछ रेसेसिव होते हैं। इनका अलग अलग ट्रांसमिशन पैटर्न होता है। यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव एलील के ट्रांसमिशन के बारे में पूछा गया है, जो कि कौन सा डिजीज़ है? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि अगर 2 कलर ब्लाइंड पेरेंट्स हैं, क्या वो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो नॉर्मल हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है ये रिसेसिव नेचर के होते हैं। इसका मतलब जो एक्स जीन फादर में है और मदर में है, वो दोनों के दोनों वो हैं, उनमें ये डिजीज़ है, तो इनका कभी भी जो बर्थ होगा नॉर्मल सन का नहीं हो सकता है। 2 कलर ब्लाइंड पेरेंट्स कैन गिव बर्थ टू अ नॉर्मल डॉटर। ये ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, दैट मीन्स वहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम है। एक्स पे अगर होगा तो वो अपने डॉटर को एक एक्स देगा, और फीमेल से भी एक एक्स आएगा, तो दोनों जो होगा वो वहाँ पे रिसेसिव वाला एलील रहेगा, इसलिए नॉर्मल डॉटर भी नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। 2 नॉर्मल पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस अ कलर ब्लाइंड डॉटर। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर 2 नॉर्मल पेरेंट्स हैं, ठीक, मान लीजिए मदर नॉर्मल है तो एक एक्स उनका ठीक है, एक एक्स पे रिसेसिव एलील है, फादर का पे एक ही एक्स एलील पाया जाता है, वो एक अच्छा वाला आएगा, एक वो आएगा, तो वहाँ पे कलर ब्लाइंड डॉटर बनने का सवाल ही नहीं होता। डी पे आते हैं। 2 नॉर्मल पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस अ कलर ब्लाइंड सन। तो 2 अगर नॉर्मल पेरेंट्स हैं कैन प्रोड्यूस अ कलर ब्लाइंड सन, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 नॉर्मल पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस अ कलर ब्लाइंड सन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो अगर 2 नॉर्मल पेरेंट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एक कलर ब्लाइंड सन को। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल पेरेंट्स होंगे, जैसे एक्स रेसेसिव है, तो जो मैन रहेगा वो तो कलर ब्लाइंड यहाँ पे होगा। पर यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 नॉर्मल पेरेंट्स यहाँ पे होंगे नहीं। एक्स एक रेसेसिव एलील है और उसके फादर के पास जो एक्स अगर वो होगा, नहीं, ठीक है, करेक्ट है। और सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, क्योंकि जो मेल होगा वो अपना वाई देगा और फीमेल से आएगा एक्स। तो अगर नॉर्मल पेरेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक अगर अच्छा वाला उसका एक्स आ गया, और क्योंकि मेल के पास वाई वाला तो इन्फेक्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्स लिंक रेसेसिव जीन है, तो वाई वाला उधर मदर का अच्छा वाला एक्स आके एक खराब वाला आएगा, मदर से खराब वाला आएगा आके, और फादर से वाई वाला आके कलर ब्लाइंड सन प्रोड्यूस कर सकता। तो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। मैच द कॉमन नेम्स और स्पाइसेस। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस दिए गए हैं, जैसे क्लव्स, ब्लैक पेपर, कार्डमम, टर्मेरिक। कॉलम बी में कह रहा है कि वहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए गए हैं और इनका प्लांट पार्ट क्या यूज़ होता है, कॉलम सी में दिया गया है। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देखेंगे कि जैसे क्लव्स है, जैसे आप लॉन्ग बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम साइजाइजियम एरोमेटिकम है, तो पहला का सी होगा, पहला का सी दोनों ऑप्शन में है। साइजाइजियम एरोमेटिकम का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, फ्लावर बड्स यूज़ होता है, तो पहला का सी और थर्ड कॉम्बिनेशन, तो पहला का सी थर्ड का कॉम्बिनेशन पहले ही ऑप्शन में है, इसलिए ए ही सही होगा।
वैसे ही ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम पेपर नाइग्राम है, इसका हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं। कार्डमम का इलेक्ट्रिया कार्डमम है, इसका हम सीड्स यूज़ करते हैं। और टर्मरिक जो है इसका साइंटिफिक नेम कुरकुमा लॉन्गा है, इसका हम रूट यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली बॉटनिकल टर्म में ये रूट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। टर्मरिक का राइजोम यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इफ सीड्स बिकम डॉर्मेंट व्हेन पेरेंट प्रेजेंट ऑन मदर प्लांट इटसेल्फ, सच टाइप ऑफ डॉर्मेंसी इज नोन। कह रहा अगर सीड डॉर्मेंट ही हो जाए मदर प्लांट पे रहते हुए, इस टाइप की डॉर्मेंसी को क्या बोलते हैं? तो देखिए, ये इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी नहीं है, इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी नहीं है, ना तो मैकेनिकल डॉर्मेंसी है, ये इन्नेट डॉर्मेंसी है जो कि सेल्फ से उसके अंदर आई हुई है, मदर प्लांट से ही। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग आरएनए इनटू डीएनए इज कॉल्ड, बहुत सरल है, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए जब डीएनए बनता है तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम से होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहलाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 तक। बाकी सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मास्टर्स ऑफ बॉटनी लेके आया है 10 फुल मॉक टेस्ट फॉर यूपीएचएससी। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या हम हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ जो भी एग्जामिनेशन होते हैं एमपीपीएससी, उनके भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन होते हैं या एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसके लिए ये फुल मॉक टेस्ट क्या उसके लिए एलिजिबल मतलब है, एप्लीकेबल है कि नहीं है? तो हाँ, क्योंकि बॉटनी हर जगह पूछा जाता है और लेवल हर जगह का यही रहता है लगभग। जब आप जो है जो 10 फुल मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं सितंबर में 4, 11, 18, 25, अक्टूबर में 2, 9, 16, 23 और 30 और 6 नवंबर को पूरे हर संडे को ये टेस्ट है, मॉक टेस्ट है ये। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फी है 300। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप किसी भी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा या कहीं का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बॉटनी पार्ट के लिए आप जो है इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।